हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेटेस्ट फार्मेसी में एक नए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, जिसमें आपको मिलने वाला है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस का रैपिड रिवीजन ट्यूटोरियल। तो जैसे कि आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में प्रोवाइड कराया गया था, सेम यहाँ पर भी आपको यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक का कंप्लीट रैपिड रिवीजन, क्योंकि शॉर्ट रिव्यू होगा एंड ये आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। एंड इससे रिलेटेड कंटेंट अगर आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हो, तो अगर यही से इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपका 7 या 10 मार्क्स में भी आया, तो वहां पर भी ये सारा का सारा आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड इसमें आपको 2 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एंड जो क्वेश्चन है आपके, वो 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करके एंड उसके जो भी क्वेश्चन थे एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से इंक्लूड किए गए थे, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। सो ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के बारे में। एंड एक पॉइंट आता है कि इसका पीडीएफ तो ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.latestsunpharmacy.com पर। यूनिट फर्स्ट से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटीज। तो सिंपली अगर हम इम्प्योरिटी की बात करें, मतलब कोई भी हमारा मान लीजिए सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, एक बर्तन में मान लीजिए हमने एक मटेरियल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने मान लीजिए ये वाटर है मेरा, वाटर में कुछ ऐसा है जैसे धूल के कण या कुछ भी है हमको दिख रहे हैं, मीन्स कोई अनवांटेड मटेरियल, तो वो क्या कहलाएगा कि वाटर में प्रेजेंट वो इम्प्योरिटी है। ये हमारी सिंपल डेफिनेशन हो गई। लेकिन हमको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेवल पे अगर हम लिखें, मान लीजिए हमारा कोई भी क्या है केमिकल सब्सटेंस है, जैसे उसमें हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमने पैरासीटामॉल लिया एंड उसमें कोई अनवांटेड मटेरियल जो कि पैरासीटामॉल के अलावा कुछ भी अगर जो भी प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगी, इम्प्योरिटी कहलाएगी। नेक्स्ट आता है डिफाइन लिमिट टेस्ट। अब लिमिट टेस्ट क्या होता है, ये आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में मिला था। बहुत सिंपल सी चीज है। जो ये इम्प्योरिटी की डिफिनेशन आपने पढ़ी, मीन्स कोई भी इम्प्योरिटी जो हमारे सैंपल में प्रेजेंट होती है, जो सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है, उसी को आइडेंटिफाई करना एंड उसी को क्वांटिफाई करना, उसी को कंट्रोल करना हमारा क्या कहलाता है, लिमिट टेस्ट कहलाता है। सो डिफिनेशन आप अगर पढ़ेंगे, लिमिट टेस्ट डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई, मीन्स जिसको हम किस लिए डिजाइन करते हैं, किस लिए परफॉर्म करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए किस चीज को, इम्प्योरिटी को हो जो कि हमारे सैंपल में प्रेजेंट होती है। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, आप जस्ट इसको समझिए, डिफिनेशन को रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप अगर समझ लेंगे कि आखिर लिमिट टेस्ट हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं एंड क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा लिमिट टेस्ट है उसको हम डिजाइन ही करते हैं किस चीज के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए, जो भी हमारी इम्प्योरिटी वो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे सब्सटेंस में प्रेजेंट है। सो बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा आता है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। आखिर लिमिट टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपको पता ही है कि लिमिट टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारी इम्प्योरिटीज मीन्स वो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हमारे किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस जो हमारा प्योर सब्सटेंस है उसमें प्रेजेंट है, उसी को रिमूव करेंगे, जिससे हमको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल सकें। टू इंश्योर द क्वालिटी और सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी टैबलेट है, अगर उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, आपने एक टैबलेट ली, कोई भी एंटीबायोटिक ली, अब उसमें क्या है, कुछ अदर अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट है, वो जाके आपके बॉडी में क्या करेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट शो करेंगे। तो वहां पर उसी चीज को अवॉइड करने के लिए, उसी चीज को इंश्योर करने के लिए क्या करते हैं, हम लिमिट टेस्ट करते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है गिव द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्या प्रिंसिपल हमारा इन्वॉल्व होता है। सो सिंपली अगर हम लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड की बात करें, यहाँ पर आप जनरल सा आप इसकी रिएक्शंस को क्या है देखिए, यहाँ पर जो हमारा क्लोराइड है, अगर वो क्या है HNO3 से रिएक्ट करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 वो रिएक्ट करता है, बनाता है क्या, AgCl। अब AgCl क्या करता है, वो टर्बिडिटी शो करता है। टर्बिडिटी मतलब कि यहाँ पर हमारा क्लोराइड, अगर किसी भी सैंपल में क्लोराइड प्रेजेंट होगा, तो अगर आप उससे AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, तो आपको क्या है, एज अ टर्बिडिटी अगर आपको शोध होती है, तो वहां पे पता चल जाएगा कि हाँ इस सैंपल में क्लोरीन प्रेजेंट है, या हमारी क्लोरीन की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो यही हमारा होता है कि हाँ हम पता चल जाता है कि इसमें हमारा सैंपल में क्लोरीन प्रेजेंट है। सो जिससे आपको पता चल जाएगा। एंड ये रिएक्शन कैसे कैसे क्या बेस्ड होता है, रिएक्शन जो भी आपका प्रिंसिपल अगर आप लिखोगे तो वो कैसे लिखना है, आप जनरली आपको डालना है एक हेडिंग अच्छे से डालने, मीन्स जो कॉपी प्रेजेंट करने की बात होती है वहां पर आप प्रिंसिपल हेडिंग डालोगे एंड उसके बाद आपको ये लिखना है कि हाँ बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड, जो भी उसमें क्लोराइड सॉल्युबल है
जो अब उस वो क्या आप किसके प्रेजेंस में करा रहे हो, HNO3 जो कि डाइल्यूटेड है, एंड जिससे फिर फर्दर क्या होगा, रिएक्शन के बाद आपको टर्बिडिटी शो हो रही है, इसका मतलब कि उसमें क्लोराइड आयन या क्लोरीन हमारा प्रेजेंट है, एंड आपको टर्बिडिटी शो करा देना है, या इसको एज अ प्रेसिपिटेट मीन नीचे बैठ जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम टर्बिडिटी लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है, आपने पढ़ा होगा, फार्माकोपिया आपकी जस्ट स्टार्ट में ही आपको मिल जाती है। फार्माकोपिया इसको हम अगर सिंपली क्या है डिवाइड करें दो वर्ड में, तो ग्रीक वर्ड में फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, एंड पोइया मीन्स होता है टू मेक, मीन्स किसी भी ड्रग को क्या हम बना रहे हैं। तो ये क्या होती है, जो हमारा फार्माकोपिया है वो एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल बुक है, जिसमें क्या मिलता है आपको, तमाम सारे जो भी आपके जर्नल्स होते हैं, जो भी मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं, क्रूड ड्रग्स हैं, एंड जितने भी आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो सारा की सारी इसमें मेंशन रहती है, उनका प्रोसीजर, उनके टॉक्सिक इफेक्ट, एंड ये आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होती है, एंड जो कि किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, आपके जो रीजनल अथॉरिटी, जैसे कि आपकी अगर इंडिया की बात करें तो आपके लिए इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश के लिए ब्रिटिश फार्माकोपिया है, एंड यूनाइटेड स्टेट के लिए यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया चलती है। मीन्स ये आपकी 3 फार्माकोपिया, एंड कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन कौन सी फार्माकोपिया है, तो यही 3 आपकी हैं जो कि आपको मेंशन करना रहेगा वहाँ पे। आपकी इंडियन फार्माकोपिया जो कि आपके इंडिया में चलती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। नेक्स्ट आपका आता है इनलिस्ट द सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज। कौन कौन से हमारे सोर्स हैं इम्प्योरिटी के। सो फर्स्ट हमारा आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में भी कोई इम्प्योरिटी हो सकती है, मे बी आपने जो लेके आए रॉ मटेरियल उसमें क्या है वो उतना फ्रेश नहीं है, आपने जहाँ से मंगाया वो इतना अच्छा नहीं था, या वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन में जिस कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी रॉ मटेरियल को रखने की, उसमें क्या है कंडीशन में उसको नहीं रखा गया था। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स आप अगर बना रहे हो कोई भी, आपने क्या है फार्मूला अप्लाई किया, आप बना रहे हो किसी भी इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होगा, वहाँ पे कुछ डिफेक्ट आया या वहाँ पे सही से कंडीशनिंग नहीं की गई थी, उसमें क्या है कुछ भी आके आपके सब्सटेंस में आके पड़ गया, तो क्या करेगा, कल आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान उसमें इम्प्योरिटी आ गई। केमिकल इनस्टेबिलिटी मीन्स वहाँ पर क्या है केमिकल की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स आपने जो भी उसमें मिला या कुछ भी आप जैसे कोई भी अगर बनाते हो एपीआई के साथ, उसमें जो भी वो कुछ एडिटिव जो भी आप मिलाते हो, तो वो क्या हो गया उसके साथ स्टेबल नहीं है, वो रिएक्टिव कर गया और कुछ दूसरा बना ले गया, तो वो क्या कहलाएगा आपकी इम्प्योरिटी का सोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट आता है माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन मीन्स कहीं ना कहीं जो भी माइक्रोब्स आ गए, जो अभी आपका सब्सटेंस था उसमें क्या है माइक्रोब्स ने आके उसको कॉन्टामिनेटेड कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नेम द टेस्ट ऑपरेटर्स यूज फॉर आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। सो वहाँ पे आपका होता है गैजेट ऑपरेटर्स, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसका स्ट्रक्चर भी आपको तैयार कर लेना है, स्ट्रक्चर पूछता है, एंड ये लॉन्ग एंड या 7 मार्क्स में ही पूछेगा, जब पूछेगा आपसे आर्सेनिक लिमिट टेस्ट का पूरा गैजेट ऑपरेटर्स का आपको स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, एक बोतल फॉर्म में ऐसे रहेगा, तो उसका कैसे कैसे और कहाँ पे है, उसका नॉमिनेशन क्या है, ये आपको जनरली देख लेना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट सेकंड से डिफाइन बफर्स विथ एग्जाम्पल। सो बफर सॉल्यूशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने 10th 11th एंड जो भी इंटरमीडिएट फॉर्मेट में भी इसको पढ़ा होगा कि आखिर बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। सो सिंपली अगर हम बफर की बात करें मीन्स कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को मिलाएं फिर भी उसके पीएच में कोई भी चेंज ना आए, मीन्स कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम स्मॉल क्वांटिटी में या एल्कली मिला रहे हो या एसिड मिला रहे हो, मीन्स एल्कली मीन्स आपका बेस होता है, तो अगर उसको हम मिला रहे हैं एंड उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता तो वो हमारा क्या कहलाएगा बफर सॉल्यूशन। एंड इसका एग्जांपल क्या होता है, आप एचएफ में क्या है फ्लोराइड के साल्ट को लेंगे तो फ्लोराइड बफर कहलाएगा, एंड CH3 जो आपकी ये आपका एसीटेट बफर है CH3COH, एंड CH3COH का आपका साल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिफाइन द टर्म आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बफर कैपेसिटी। ये मैंने तीनों को एक में इंक्लूड कर दिया है, मैं भी इसकी डिफिनीशन पूछ लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका पूछेगा तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का पूछता है, कभी कभी बफर कैपेसिटी मीन्स तीनों की डिफिनीशन मैंने इसलिए दी है कि आ सकता है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, एंड तीनों को आपको जनरली पढ़ना है। सिंपल सी डिफिनीशन भी मैंने लिखी हुई है क्योंकि मैंने अपने लैंग्वेज में दे के लिखी है कि हाँ आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट ना हो। नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो मैं अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस जो भी पढ़ा है, तो उसमें टोनिसिटी आप जब पढ़ते हो, टोनिसिटी क्या होता है, ये आपके जो भी है कि हाँ कौन सा हमारा क्या है कोई भी सॉल्यूशन है वो कितना हाइपरटोनिक है, कितना हाइपोटोनिक है, कितना आइसोटोनिक है,
हाइपर का क्या मतलब है, हाइपो का क्या मतलब है, ये भी अभी जस्ट मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा, एंड इसका क्वेश्चन भी मैंने आपको दे रखा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन फर्स्टली हम देख लेते हैं। मीन्स कोई भी सॉल्यूशन दैट कंटेन्स सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड्स। मीन्स आपकी बॉडी, जैसे मैं एक सिंपली अगर लेता हूँ कि आपकी सेल है, बॉडी की हमारी ये सेल हो गई, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है एंड इसके आउटसाइड जो भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, दोनों की सेम सेम है। मीन्स यहाँ पर भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम, यहाँ पर भी सेम, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? मीन्स जैसे आप इसके लिए आपको ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ भी हमारा मटेरियल है एंड इसमें हमने क्या करी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये हमारी लग गई, एंड यहाँ पर इस तरफ क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा है एंड इस तरफ क्या है, कम है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे कंसंट्रेशन के हिसाब से जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमारा ट्रांसफर होने लगता है जो हमारे सॉल्यूट होते हैं। तो इसी के लिए भी जो रिक्वायर्ड प्रेशर होता है, जो कि इस जो प्रोसेस आपकी हो रही है ट्रांसफर ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को जो रोक देता है, जो भी प्रेशर, जितने भी रिक्वायर्ड प्रेशर, जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है उसको अगर रोक देता है, वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। प्रेशर डेट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फ्लूइड मूवमेंट। जो भी फ्लूइड मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है उसको अगर रोक देता है जो भी प्रेशर, वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और सिंपल सी डिफिनीशन है, सारी की सारी सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, आप समझते जाओगे। वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इजी सब्जेक्ट भी है, तो ज़्यादा कुछ आपको इसमें समझना भी है। सो नेक्स्ट आता है आपका बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है? मीन्स जैसे आपने पढ़ा था कि बफर सॉल्यूशन, सो उसकी भी एक कैपेसिटी होती है कि कितने अमाउंट तक उसकी एबिलिटी बनी रहेगी किसी भी पीएच को बनाए रखने की। जैसे आपका मान लीजिए कोई भी पीएच है, बफर सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपका बफर सॉल्यूशन है, तो उसकी कैपेसिटी है कि हाँ ये आपका 5 to 6 के बीच में आपका ये पीएच मेंटेन रखेगा। अब आप उसमें अगर एसिड मिलाते ही जा रहे हो तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हाँ वो क्या है 5 और 6 के वेरी कर जाएगा, मीन्स उससे एक्सीड कर जाएगा, आगे निकल जाएगा। या तो अगर कम हो जाएगा, अगर एसिड मिला रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ऐसा क्या होता है, यही आपकी कैपेसिटी कहलाती है। मीन्स क्वान्टिफाई द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन to resist change in pH by either absorbing or dissolving H+ and OH-। मीन्स कितनी क्वांटिटी, कोई भी जो भी आप उसमें अल्कली या एसिड डाल रहे हो, तो वो कितनी क्वांटिटी को रेजिस्ट कर सकता है अपने पीएच में चेंज होने के लिए, वही आपका बफर कैपेसिटी। मीन्स उसकी क्या एबिलिटी, कोई भी बफर सॉल्यूशन की जो एबिलिटी होती है पीएच को चेंज ना होने देने की, वही बफर कैपेसिटी कहलाती है। नेक्स्ट आता है डिफाइन द टर्म टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होती है? Tonicity is the capacity of a solution to modify the volume of cells by altering their water content। मीन्स जैसे क्या होता है, आप मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, कोई सेल है, तो सिंपल से यहाँ पे क्या कह रहा है कि टोनिसिटी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन की वो कैपेबिलिटी होती है जो आपकी जो भी सेलुलर कंटेंट है उसके वॉल्यूम में क्या कर सकता है, अल्टरेशन कर सकता है। अब वो टोनिसिटी अगर आपकी, मान लीजिए आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया, तो क्या करेगा, सेल में जो भी सेल में जो कंसंट्रेशन है एंड जो आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो हाइपरटोनिक है, तो सेल का कंटेंट आपके इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ का जो कंटेंट है वो आपकी सेल में जाएगा, जिससे सेल आपकी ब्रस्ट हो जाएगी। एंड अगर इसी के अपोजिट अगर आप हाइपो लेते हैं तो सेल का जो भी फ्लूइड होगा उसमें आपकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो ये सेल श्रिंकेज हो जाएगी। तो यही आपका कहलाता, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे, तो यही आपकी टोनिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट आता है डिफाइन द टर्म हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स हाइपोटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज लेवर। मीन्स जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वो सेल के बाहर लोअर होता है, एंड जो इनसाइड द सेल होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू इनसाइड द सेल। हाइपोटोनिक में सेम इसका अपोजिट होता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे हायर होती है आउटसाइड कंपेयर टू इनसाइड द सेल। इनसाइड में क्या होती है, कम होती है, एंड आउटसाइड में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है ओराइट द लिमिटेशन ऑफ आरेनियस कॉन्सेप्ट थ्योरीज। आरेनियस थ्योरी मैंने आपको बताया था, उसमें भी जो आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस था। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आरेनियस थ्योरी में सिंपल सा आपको ये समझ जाएंगे कि रिएक्शन आखिर वहाँ पे क्या होती है। मान लीजिए ये आपका कोई है HA सब्सटेंस है, अब इसको क्या करो आप H2O में क्या है डालोगे, तो ये क्या के बना देगा H3O प्लस A माइनस। मतलब कि क्या हुआ कि अगर आप आरेनियस का क्या कहना था कि कोई भी हमारा
जो भी है सब्सटेंस वो एसिड कहलाएगा अगर वो हमारा क्या है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन देता है। तो यहाँ पर आप देखिए HA को अगर आप डिजॉल्व करोगे तो क्या देगा, H+ + A- देगा, एंड फर्दर ये वाटर से जो जुड़ेगा तो ये क्या बना देगा, H3O+। तो सेम यही आपका उन्होंने कहा था कि हम वाटर, लेकिन इनकी लिमिटेशन यहाँ पे क्या होगी कि अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस एसिड है, ये जो भी है वो एसिड है, वो केवल वाटर के लिए उन्होंने बताया था। अगर कोई नॉन एक्वस हमारा सॉल्यूशन है वहां पर इनकी थियरी फेल हो जाती है। इन्होंने बताया कि अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस अगर वो एसिडिक नेचर का होगा तो वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन देगा, लेकिन यहाँ पर केवल ओनली इन्होंने वाटर में कहा। तो अगर कोई नॉन एक्वस सॉल्यूशन है या गैसियस फेज में कोई सॉल्यूशन है, अगर वो भी एसिडिक नेचर का है तो वहां पर इनकी थियरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। यहाँ पर इनकी थियरी क्या है, फेल हो गई। एंड केमिस्ट्री जहाँ पे है वहां तो आपको पता ही है कि एक्सेप्शंस है ही है, तो सेम यहाँ पर भी एक्सेप्शन ही आपका है जो कि बता रहा है कि आर्यनस की थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। एंड फर्दर उसके बाद ब्राउनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट भी आया है। एंड सो 2-3 थ्योरी आपको मिलेंगी। नेक्स्ट आता है मेंशन द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक आइडियल बफर सॉल्यूशन की। इट हैज अ डिफिनिट पीएच, एक डिफिनिट पीएच होना चाहिए इसका। इट्स पीएच डज नॉट चेंज ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप पीएच क्या है, अगर इसको कुछ देर के लिए रख दिया जाए या मान लीजिए 6 महीने या 1 साल के लिए रख दिया गया तो वहां पर इसका पीएच अपने आप चेंज हो जाए। इट्स पीएच नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर भी इसका पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है गिव द कंपोजिशन ऑफ ORS, जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है उसका क्या कंपोजिशन होता है, ये पूछता बहुत है, इसका पूछेगा। सो NaCl होता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज वाटर एंड KCl आपका इतना होता है। सो इसका जो भी क्वांटिटी है 3.529 ग्राम। एंड अगर न्यू फार्मूला पे देखें जो WHO ने अभी जल्द में दिया है वो 2.6 ग्राम क्वांटिटी दी है NaCl की, और सारी की सारी क्वांटिटी सेम रहेगी जो अभी आपकी न्यू कंपोजिशन ORS की दी गई है। नेक्स्ट आता है गिव फंक्शन ऑफ ORS। फंक्शन क्या है ORS का, ORS आर यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन काज्ड बाय डायरिया। अब यहाँ पर डायरिया मैंने 2 लिख दिया है मीनिंग, लेकिन जैसे क्या है डायोरिया पहले लिखा जाता था, अगर जैसे इसको प्रोनाउंसिएट करें तो डायोरिया आएगा, एंड यहाँ पर वो उसको डायरिया। सो आज आप रिसेंट टाइम में इसको सेम इज इट लिखा जाने लगा है। आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाई ORS, क्या होता है, इट इज अ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, सिंपल है। एंड आपको ये 3 बार रिपीट भी हो चुका, मैंने कंपोजिशन में ही बता दिया था, सिंपल सा। अब मैं भी फार्मूला पूछता नहीं, लेकिन अगर आपको कहीं ORS देता है तो वहां पर आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट लिख के ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपने भी ORS ही डाल दिया। नेक्स्ट आता है व्हाट आर डेंटल प्रोडक्ट्स, क्लासीफाई विद एग्जांपल। डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस दोज आर यूज फॉर डेंटल केयर का डेंटल प्रोडक्ट्स। बहुत सिंपल से डिफिनीशन है, मीन्स कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कि डेंटल केयर में यूज होते हैं, वो आपका टूथपेस्ट होता है, पेस्ट होता है, डेंटरी फ्राइज होते हैं, पाउडर क्या है टूथ पाउडर्स होते हैं, तो ये सारे के सारे आपके डेंटल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। उसमें एंटी कैरीज एजेंट, डेंटी फ्राइज, माउथ वॉश, एंटी प्लेग एजेंट, तो ये सारे आपके क्या है डेंटल केयर प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है और राइट अबाउट जिंक यूगेनॉल सीमेंट। जिंक यूगेनॉल सीमेंट क्या होता है, एंड जिंक यूगेनॉल सीमेंट का कंपोजिशन भी पूछता है। तो यहाँ पर आपको जिंक एंड वहाँ पे क्या है यूगेनॉल के एक सॉल्यूशन में दोनों का क्या है मिक्सचर होता है जो जिंक यूगेनॉल सीमेंट होता है। यहाँ पर आप जिंक ऑक्साइड भी कर दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज द मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड यूगेनॉल एंड कैन बी यूज्ड एज डेंटल फिलिंग मटेरियल और डेंटल सीमेंट इन डेंटिस्ट्री। मीन जैसे क्या होता है, आप मान लीजिए यहाँ पे ये आपका कोई, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे दूँ आपको, ये आपका क्या है डेंट है। तो यहाँ पर अगर आप प्लेग हो जाता है, मीन जैसे इसका अगर आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो सबसे ऊपर क्या होता है आपका इनेमल होता है। तो इनेमल पे क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लेग जम जाता है। जब प्लेग हो जाता है तो वो क्या है डेंट जो आपकी भी टीथ है उसको क्या है धीरे धीरे वो डैमेज करने लगता है। तो उसी को क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे जिंक यूगेनॉल सीमेंट लगाया जाता है। एंड आपने देखा होगा कि जैसे किसी दांत में क्या होता है कैविटी जो हो जाती है, उसी कैविटी को फिलअप करने के लिए उसमें भी आप यही आप जिंक यूगेनॉल सीमेंट यूज करते हो। यहाँ पे मान लीजिए कैविटी बन गई तो उसमें क्या करेंगे जिंक यूगेनॉल सीमेंट वहां पे फुलफिल कर देंगे, जिससे वो सेम आर्टिफिशियल तौर पे लेकिन एज ए टीथ ही वर्क करने लगेगा। नेक्स्ट आता है
व्हाट आर डेंटिफ्राइसिंग एजेंट, गिव एग्जाम्पल। डेंटिफ्राइसिंग एजेंट हमारे क्या होते हैं? डेंटिफ्राइसिंग एजेंट्स यूज अलॉन्ग विथ टूथब्रश टू क्लीन एंड पॉलिश नेचुरल टीथ। जो भी हमारे, जैसे आपने कोलगेट यूज करते हो, बहुत सारी कैटेगरी के कोलगेट्स आते हैं, पाउडर्स आते हैं, तो वो क्या होता है, जो कोई भी ऐसा एजेंट जो आपके इसलिए यूज करते हो, जो आपका डेंट टीथ है उसको क्लीन करने के लिए यूज कर रहे हो, वही आपका डेंटिफ्राइसिंग एजेंट होता है। व्हाट इज डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, मीन्स कोई भी ऐसा एजेंट जो आपके टीथ की, जो आपकी डेंटिन है उसकी हाइपर सेंसिटिविटी को क्या कर देता है, ट्रीट करता है, वो आपका डिसेंसिटाइजिंग। बहुत सिंपल सिंपल सी दो लाइन की डिफिनीशन है, तो वो आपको यहाँ पे माइंड में अपने रखनी है, क्योंकि यहाँ पर यही सारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो आपके तुरंत 2 मार्क्स, मीन्स 2 और 4 लाइन के आपके 2 मार्क्स कट जाते हैं। और आपको अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 10 मार्क्स वाले में आपको 3-4 पेज 6 पेज तक लिखना रहता है, लेकिन यहाँ पर आपके 4 लाइन के आपको 2 मार्क्स मिलने होते हैं। तो वही अगर आप भूल जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जा रहे जो भी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, गिव द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज। क्या होता है रोल ऑफ, क्या है फ्लोराइड का डेंटल कैरीज में? तो यहाँ पर जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था फ्लोराइड का, जैसे आपका जो ये टीथ होता है, जो आपका डेंटिन है वहाँ पे, सॉरी इसको मैं एक, ये आपका डेंटिन है मान लीजिए, तो ये जो डेंटिन है आपका, इसमें जो ऊपर का जो इनेमल होता है, इनेमल में क्या होता है, जो इनेमल आपका फ्लोराइड का ही बना होता है। तो अगर कोई भी डेंटल कैरीज, यहाँ पे अगर डेंटल का डिके होता है तो फ्लोराइड उसको फॉर्म करने का काम करता है, जो आपकी इनेमल जो लेयर होती है डेंटिन पे। प्रिवेंट्स टूथ डिके बाय मेकिंग द इनेमल मोर रेजिस्टेंस। जो आपका फ्लोराइड है वो क्या करता है, जो इनेमल होता है आपके डेंटिन का, उसको क्या है, रजिस्ट करता है, मीन्स उसको एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि उस पर टूथ का, आपके जो भी आपका डेंटिन है उसका डिके ना हो जाए, उसकी डिके को ये प्रिवेंट कर देता है। नेक्स्ट आता है, गिव द नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज होते हैं? उसमें आता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनिट 3 से, डिफाइन द टर्म एसिडिफाइंग। एसिडिफाइंग वर्ड को आप समझ लीजिए, इसको इंस्पेक्ट कीजिए, वर्ड को थोड़ा ओपन करके समझिए। एसिडी मिस एसिड, फाइंग मिस उसको फायर कर रहा है, मिस उसको ऐसे कर लीजिए, आग लड़ा, उसमें बढ़ावा दे रहा है, तो एसिड को क्या है, बढ़ावा दे रहा है। तो एसिडिफाइडिंग जो एसिडिफाइंग एजेंट है उनका वर्क क्या हो जाएगा, मिस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या है, एसिड की जो भी आपकी मात्रा है या उसकी अगर सेक्रेशन आपकी बॉडी में कम हुई तो उसको बढ़ा रहा हो, वही आपका कहलाएगा एसिडिफाइंग एजेंट। केमिकल डेट इंक्रीज द लेवल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इनटू ह्यूमन बॉडी इन कंडीशन ऑफ इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ HCl। मीन्स जो भी मान लीजिए जो HCl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका सेक्रेशन सफिशिएंट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम एसिडिफाइंग एजेंट लेते हैं। वो या तो एज खुद भी या तो एज अ एसिडिक वर्क करेगा, या फिर वो सेक्रेशन कराने में हेल्प करेगा, वही आपका एसिडिफाइंग एजेंट होता है। नेक्स्ट होता है, व्हाट इज एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया क्या होती है, मीन्स जो आपकी स्टमक की जो भी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता, वही आपका एक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन कहलाती है। बहुत सिंपल सी दो लाइनों की डिफिनेशन दे रखी है। एक्लोरहाइड्रिया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, एसिडिफाइंग एजेंट भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस केयर करके तैयार कीजिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि एक बार, ये 2-2, 3-3, 4-4 बार भी पूछे गए हैं। व्हाट आर एंटासिड, गिव एग्जाम्पल। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड मीन्स, एंटा मतलब कि उसका जस्ट अपोजिट, जो आपका एसिड नेचर है उसको अपोजिट कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड राइज द pH एट अप्रोप्रिएट लेवल। जो भी रिक्वायर्ड लेवल है, अब कौन सी pH रिक्वायर्ड लेवल की है, आप जरा इसको हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हमारा स्टमक होता है उसकी अप्रोप्रिएट pH लेवल क्या होती है। कमेंट बॉक्स में आप हमको आंसर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, अगर अप्रोप्रिएट लेवल के बजाय आप वही pH लेवल लिखोगे तो बहुत अच्छा और इफेक्टिव लगेगा। यहाँ आपको आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपने डीप पढ़ाई की हुई है, तो यहाँ पर आप अप्रोप्रिएट जो भी लेवल है स्टमक का pH लेवल, वो हमको जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल वेरी थैंकफुल फॉर इट। सो नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड व्हाट इज यूज फॉर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मीन्स जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है,
उसी को हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो कि एक ओटीसी मेडिकेशन मीन्स ओवर द काउंटर मेडिकेशन। आप किसी भी स्टोर पे जाके ले लेते हो, मेडिकल स्टोर पे, मीन्स आपको उसमें प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायर्ड नहीं होती, वही आपका ओटीसी मेडिकेशन होता है। बट यहाँ पर आपको इस पर केयर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चन पे जरा ध्यान देंगे तो अच्छी बात है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड ओटीसी मेडिकेशन यूज टू ट्रीट हार्ट बर्न एंड सोर स्टमक। मीन्स अगर आपका स्टमक में HCl का लेवल बढ़ गया है तो वहाँ पर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट आता है डिफाइन कैथेरेटिक्स एंड गिव द यूजेस ऑफ केओलिन। कैथेरेटिक्स क्या होते हैं? दीज आर द मेडिकेशन रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। मीन्स जो भी आपकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर चला गया है उसको ट्रीट करने के लिए हम कैथेरेटिक देते हैं। कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है, इसका यूज आप देखोगे समझ में आ जाएगा। केओलिन का जो यूज होता है वो कैसे वर्क करता है, जो भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उनको ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको रिड्यूस या एलिमिनेट कर देता है उसके टॉक्सिक इफेक्ट को। नेक्स्ट आता है और राइट द फॉर्मूला ऑफ एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट क्या होते हैं? वो आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का है एंड इम्पोर्टेंट है क्योंकि आई थिंक ये 2 की 3 बार रिपीट हुआ है। क्रिनबिट्रॉल होता है, एप्सम सॉल्ट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये सारे के सारे जो भी सिनोनिम्स आप कह लीजिए, ये पूछता बहुत है। सिनोनिम्स ये जितने भी है सारे के सारे पूछता है। नेक्स्ट आता है डिफाइन द टर्म हेमेटिनिक्स विथ एग्जाम्पल। हेमेटिनिक्स क्या होता है? सो सिंपली अगर मैं हेमेटिनिक्स की बात करूं, मीन्स अगर आपकी बॉडी में क्या कहता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड एज अ जो भी आपका ब्लड कंपोनेंट होता है उसके फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, हेमेटिनिक्स कहलाता है। हेमेटिनिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर एसेंशियल टू द प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। मीन्स कंपोनेंट ऑफ ब्लड के फॉर्मुलेशन में इनके ये हेल्पफुल होते हैं। उसमें आपका आयरन, B12 एंड फोलेट जो होते हैं ये हेमेटिनिक्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड जो हेमेटिनिक्स ड्रग है वो आपकी सिलेबस में दी ही गई है, तो मैंने इसके अलावा जो भी आपकी ड्रग होगी वहाँ पर भी आपको आयरन वहाँ पे जरूर मिलेगा। जैसे फेरस ग्लूकोनेट आप ले लीजिए तो वैसे वैसे करके आपको मिलेगा, वहाँ उसमें आयरन मिलेगा क्योंकि वो एक मेन होता है किसी भी ब्लड कंपोनेंट को क्या करने के बनने के लिए। नेक्स्ट होता है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विथ एग्जाम्पल। एक्सपेक्टोरेंट के अगर सिंपली बताएं तो वो क्या होता है, कफ ट्रीट करने का मेडिकेशन होता है। जैसे आप ब्रोमोहेक्सिन लेते हो, सल्ब्यूटामॉल लेते हो, NH4HCl, मीन्स जो भी ऐसी मेडिकेशन जो कफिंग को ट्रीट करती है वो एक्सपेक्टोरेंट की कैटेगरी में आती है। एंड एक्सपेक्टोरेंट इज अ टाइप ऑफ कफ मेडिसिन यूज टू ट्रीट क्लियर म्यूकस फ्रॉम एयरवे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है कि आपकी जो कफ है वो ड्राई कफ है कि कैसी कफ है, लेकिन ये जो क्या है, जो हम अगर म्यूकस कफिंग होती है तो वहाँ पर इसको हम यूज करते हैं उसके जो हमारा एयरवेज होता है उसको क्लियर करने के लिए। एग्जांपल में आपका ब्रोमोहेक्सिन एंड अमोनियम क्लोराइड, आपका NH4Cl, एंड ये आपके क्या है उसमें भी दे रखा है एज अ एजेंट तौर पे। नेक्स्ट आता है डिफाइन एमेटिक्स विथ एग्जाम्पल। एमेटिक्स क्या होता है? एमेटिक्स क्या होता है, कोई भी ऐसा एजेंट, कोई भी ऐसी मेडिसिन, एजेंट या ड्रग जो क्या कर रहा है, एमेसिस, जो कि वोमिटिंग को प्रोड्यूस करा रहा हो, वो आपका एमेटिक्स कहलाता है। जैसे आपका एपिकैक सिरप होता है, कॉपर सल्फेट होता है, तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, एमेटिक्स आते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन द टर्म एंटीडोट। एंटीडोट हम किस कंडीशन में देते हैं? एजेंट्स दैट निगेट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। मीन्स आपने मान लीजिए किसी ने पॉइजन को इंटेक्ट कर लिया, पॉइजन खा लिया, तो वहां पर एंटीडोट क्या करेगा, पॉइजन के इफेक्ट को रोकेगा या तो न्यूट्रलाइज कर देगा। मीन्स उसके जो भी पॉइजनस इफेक्ट होगा वो तुरंत वो क्या है, खत्म करने का काम करेगा या तो न्यूट्रलाइज कर देगा। जो भी उसका इफेक्ट आने वाला होगा आपकी बॉडी पे, जो भी इकोलॉजिकल इफेक्ट, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। वही आपका क्या कहलाता है, एंटीडोट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है गिव द केमिकल फॉर्मूला फॉर यूजेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2H2O3, एंड इसका यूज कहाँ करते हैं, एज ए एंटीडोट की तरह, जो कि आपका पॉइजनिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या तो न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। एंड ये किस लिए यूज किया जाता है, साइनाइड पॉइजनिंग में एंड सिस्प्लेटिन की टॉक्सिसिटी में हम सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन एस्ट्रिंजेंट विथ सुइटेबल एग्जाम्पल। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, इट इज अ ड्रग दैट रिएक्ट केमिकली विद सेलुलर प्रोटीन्स प्रोड्यूसिंग लिमिटेड कोगुलेशन। मीन्स एक थोड़े समय के लिए क्या करेगा, कोगुलेशन, जैसे आपकी क्या है, जो आपका मान लीजिए ब्लड कोगुलेशन। एंड जैसे इसका सिंपली मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊँ, मान लीजिए क्या है, ये आपकी कोई स्किन सरफेस है, यहाँ पे कोई कट लग गया, कट लगने के क्या है, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है,
तो क्या करेंगे, जो एस्ट्रिंजेंट होता है वो क्या करेगा, आपकी जो सेलुलर जो भी आपकी है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो आपकी स्किन पे प्रोटीन्स होती हैं तो उनसे ये रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस कराने का काम करेगा कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी ब्लड का थक्का जम जाए, मीन्स ये कोगुलेशन हो जाए जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। तो एस्ट्रिंजेंट का मेन काम यही होता है जो कि कोगुलेशन को प्रोड्यूस कराने का काम करते हैं, जो कि लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट होता है। दे रिड्यूस सेलुलर परमिएबिलिटी एंड सेलुलर परमिएबिलिटी को भी ये रिड्यूस करते हैं। राइट द फार्मूला एंड यूजेस ऑफ ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल जो मैंने आपको बताया था, सो यहाँ पे ग्रीन विट्रॉल क्या होता है, फेरस सल्फेट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। ग्रीन विट्रॉल होता है एंड इसमें एक और भी होता है, सो मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या है। ग्रीन विट्रॉल होता है एक और, सो उसको आपकी कोई जरूरत नहीं, जो आपका मेन पॉइंट है उसको क्लियर कीजिए। यूज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी, जो आयरन डिफिशियंसी होती है उसको ट्रीट करते हैं। अगर इस एंड ये क्या है, आप कह सकते हो कि हाँ एनीमिया नहीं होने देता। एनलिस्ट मेडिकल यूज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, पॉइजनिंग में काम आता है एंड जो भी पॉइजनिंग होती है ये वर्क कैसे करता है, ये एज एब्जॉर्ब करके, मीन्स उसको क्या है एब्जॉर्ब कर देता है जो भी पॉइजनस सब्सटेंस होता है एंड उसको क्या है एब्जॉर्ब करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो नेक्स्ट आती है हमारी आती है लास्ट यूनिट, यूनिट 5 एंड उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा ऐसी भी ड्रग जो भी, क्योंकि यहाँ पर फार्मास्यूटिकल लिखा है तो कोई भी ऐसी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, कोई भी ऐसा एजेंट, कोई भी ऐसी ड्रग जो कि क्या है हम यूज करते हैं डायग्नोस और डिजीज को ट्रीट करने के लिए, तो मीन्स कोई भी डिजीज है उसको डायग्नोस करने के लिए या डिजीज को ट्रीट करने के लिए, जो इंक्लूडिंग कैंसर, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियो फार्मास्यूटिकल। सिंपल सा आप इसको रेडियो करें, मीन्स कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम ले रहे हैं एंड उसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज करके हम डिजीज को डायग्नोस कर रहे हैं, डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियो फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट आता है गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन फार्मेसी। रेडियो आइसोटोप जैसे आपका आता है टू एग्जामिन बॉडी फंक्शनिंग, इसमें अभी जस्ट आपको मिलेगा कि आखिर रेडियो आइसोटोप्स क्या है। उसमें आइसोटोप्स, आइसोबार्स, जैसे आपका आयोडीन है, आयोडीन में आपका 131 है, 128 है, 125 है, तो वो सारे के सारे आपके आइसोटोप्स, मीन्स कि जिनका अभी मैं उसकी डिफिनीशन क्लियर कर दूंगा कि क्या है उनका सेम मीन्स डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो एज इट इज होता है, थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि आइसोटोप एंड आइसोबार में थोड़ा सा यही माइनर सा डिफरेंस है, माइंड में अभी आ नहीं रहा, तो वहां पर अभी क्लियर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रखा हूं, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन फार्मेसी टू एग्जामिन बॉडी फंक्शनिंग। बॉडी फंक्शनिंग को एग्जामिन करने के लिए, एग्जामिन ब्लड फ्लो टू ब्रेन, इन फंक्शनिंग ऑफ द लीवर, लंग्स, हार्ट एंड किडनीज, ये इनकी फंक्शनिंग को भी क्या है ये देखता है, मिस क्या है इवेल्युएट करता है, पता लगाता है, एग्जामिन करता है। नेक्स्ट आता है राइट द यूजेस ऑफ आयोडाइड 131 या आयोडीन 131 यूज इन मेडिसिन टू डायग्नोस एंड ट्रीट कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। में जो आयोडाइड 131 है उसका हम यूज करते हैं डायग्नोस एंड ट्रीट करने के लिए कैंसर को, जो कि थायराइड ग्लैंड का कैंसर होता है उसके लिए। जो आपका डाउटफुल क्वेश्चन था आइसोटोप एंड आइसोबार, उसमें आइसोटोप हमारे क्या होते हैं, दोज एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंस होता है, वो आपका क्या कहलाएगा, आइसोटोप कहलाएगा। जैसे आयोडीन की अगर हम बात करें तो इसका आई थिंक 58 है, तो 58 की 56 इसका एटॉमिक नंबर है एंड इसका जो हमारा क्या है एटॉमिक मास आ रहा है वो 123 आता है, 125 भी है, 127 भी है एंड 131 भी इसका एटॉमिक मास होता है। तो ये सारे के सारे मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जो उनका उसका मास नंबर उनका डिफरेंस हो एंड एटॉमिक नंबर सेम हो। सेम इसका अपोजिट आपका आइसोबार होता है, इनका क्या है सेम मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप लीजिए यहाँ पे आपको क्या है मास सेम दिख रहा है, क्या है क्लोरीन का भी 40, आर्गन का भी 40, कैल्शियम का भी 40, लेकिन यहाँ पर अगर आप इनको देखेंगे क्लोरीन हमारा 17 पे आता है, कैल्शियम आई थिंक 20 पे आता है, तो ये क्या है इनका एटॉमिक जो भी है उसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या है चेंजेस हैं, लेकिन इनका मास डिफरेंस नहीं है, तो ये आपका आइसोबार कहलाएगा। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, गिव इट्स यूनिट। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, मीन्स कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो रेडिएशन को क्या करते हैं इमिट करते हैं, उसी के जो मेजरमेंट करते हैं, जो भी हमारा सब्सटेंस रेडिएशन को इमिट कर रहा है वो हमारा अगर हम मेजर कर रहे हैं जिस भी के थ्रू, वो उसकी रेडियो एक्टिविटी कहलाएगी।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मान लीजिए ये कोई आपका ये सब्सटेंस है, ये सिंपल सा आप मान लीजिए ये बल्ब है, ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे रेडिएशन इसमें निकलती है। तो जो भी ये रेडिएशन निकल रही है ये इसकी कहलाएगी, इस मटेरियल की रेडियो एक्टिविटी कहलाएगी, इसी का मेजरमेंट करना। नेक्स्ट आता है राइट अ नोट ऑन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, कोई भी हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो वो क्या कह रहा है, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि क्या है अपने ओरिजिनल वैल्यू का जो हाफ रह जाता है वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। सिंपल सी डिफिनेशन आप देख लीजिए, हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम, मीन्स कोई ऐसा टाइम जिसमें जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू उसका वन हाफ रहता है। टाइम डेट इट टेक्स फॉर वन हाफ ऑफ अ सैंपल ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट टू डिके इनटू अनदर एलिमेंट। जैसे क्या होता है आप जानते ही हैं कि हमारा आयोडीन होता है क्या 1 to 5, मीन्स उसकी हर ये क्या है 1 to 8, तो मीन्स 1 to 5 से 1 to 8 में जाने के लिए एंड उसका वन हाफ होने तक जो भी उसमें टाइम लग रहा है वो उसका हाफ लाइफ कहलाएगा। कि 1 to 5 से यहाँ पे पहुंचा, भी बीच में पहुंचा है, 1 to 8 पे नहीं पहुंचा है, 1 to 5 से 1 to 8 पे पहुंचा, उसके हाफ पोजीशन पे, तो उसकी हाफ लाइफ कहलाएगी। सिंपल से डिफिनेशन है, एक बार आप रिपीट करोगे आपको समझ में आ जाएगा, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, नहीं आप लेक्चर में भी इजीली पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन क्या होती हैं, यहाँ पे आप देखिए अल्फा होता है इफेक्ट डिफ्लेक्ट बाई इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम इनको लेके जाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। बीटा में भी सेम एज इट इज होता है, ये भी डिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम गामा की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट आता है गामा अल्फा जो हमारा होता है हाई आयोनाइजिंग पावर होती है इनके, एंड बीटा की भी सेम लेस देन होती है अल्फा से, लेकिन इनकी भी आयोनाइजिंग पावर होती है, मच लेस इनकी होती है। आयोनाइजिंग पावर इसमें भी होती है लेकिन बहुत लेस होती है, जैसे अगर हम कहें 1/100 मीन्स इनका 100 गुना कम होता है इन कंपेरिजन टू बीटा, बहुत लेस होता है। नेक्स्ट आता है लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है हमारी जो अल्फा होती है, बीटा की मोर देन अल्फा होती है, एंड जो हमारी गामा है उसकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। नेक्स्ट आज क्वेश्चन हमारा जो कि प्रीवियस के कुछ थे, मैंने उसको ना कि सिलेबस में डाल के मैंने डायरेक्ट दिया है कि ये इंपॉर्टेंट थे। और राइट द मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। सो अगर हम टोनिसिटी की बेसिकली बात करें मेजरमेंट करने की, तो हमारे दो मेथड होते हैं, हेमोलाइटिक मेथड एंड कॉलीगेटिव मेथड। सो अगर टोनिसिटी की भी पूछता है तो वहां पर भी आपको सेम टू सेम यही लिख देना है कि हाँ टोनिसिटी की मेजरमेंट हम किन मेथड से करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एजेंट दैट अपोज द एक्शन, अपोज या कहें या डिस्ट्रॉय कर दें या कह दीजिए कि खत्म ही कर दे, कोई भी ऐसा एजेंट जो कि माइक्रोबियल जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी इफेक्ट आ रहा है उसको क्या है खत्म कर दे रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, वो हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या कहलाएगा। व्हाई पोविडोन आयोडीन प्रेफर्ड ओवर आयोडीन, पोविडोन आयोडीन को हम आयोडीन के ऊपर क्यों प्रेफर करते हैं, जैसे अगर हम सिंपली आयोडीन का ही टिंचर लेना चाहें तो हम क्यों नहीं लेते, उसकी जगह पे हम पोविडोन आयोडीन क्यों लेते हैं। तो इसका सिंपल सा आप ये समझिए, क्योंकि पोविडोन जो आयोडीन हमारा होता है वो क्या होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, मीन्स अगर आप उसको स्किन सरफेस पे लगा रहे हो, कहीं भी एज एंटीसेप्टिक आप लगा रहे हो, किसी भी कहाँ पे भी कटिंग वटिंग हो रखी है, तो वहां पर उसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी वो भी स्लोली होगी, जिससे वो क्या है ज़्यादा देर तक वहां पर एफेक्टेबल रहेगा। इसीलिए हम आयोडीन टिंचर के बजाय हम पोविडोन आयोडीन लेते हैं। और क्यों लेते हैं, क्योंकि ड्यू टू इट्स स्लो एब्जॉर्प्शन होता है स्किन पे आपके बाय सॉफ्ट टिश्यूज, मेकिंग इट द चॉइस फॉर लॉन्गर सर्जरीज, जो कि आपकी जैसे लॉन्गर सर्जरी पे आप वहां पर भी अगर इसको अप्लाई कर दोगे तो इनकी जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। एंड यहीं पर आपका जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक का था, जो भी आपका रैपिड रिवीजन, आपका जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें आपका सारा कुछ लगभग ऑलमोस्ट कवर हो गया। आपके गैस्ट्रोएंटेरोइनरी चैनल उसमें जो आपका मान लीजिए अगर आपसे एक्सपेक्टोरेंट का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसका एक्सपेक्टोरेंट की डिफिनीशन पता हो चुकी है, उसके एग्जांपल्स पता है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत आपको वहां पर भी नहीं होगी, आप वहां पर भी इसका कंटेंट इंक्लूड कर पाओगे। सो यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ के लिए आप विजिट करेंगे हमारी वेबसाइट www.latestsunpharmacy.com, एंड हमारा चैनल है लेटेस्ट सन फार्मेसी। सो कीप सपोर्ट इट एंड लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट सन फार्मेसी। थैंक यू सो मच।